मैम आप क्लास में फैमिली लॉ क्या पढ़ाएंगे? हाँ हाँ, फैमिली लॉ भी पढ़ाएंगे। यस। एक स्टूडेंट और है, मैं जरा इनको भी लिंक शेयर कर दूं, बस हो गया। बाकी स्टूडेंट का पता नहीं कहाँ। चलिए, आज हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप आ जाओ सीआरपीसी। ओके, एविडेंस हो गया है। क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे थे? जैसे आपको जो लिस्ट लिखाई गई, उसके बाद आप लोगों ने मेंस के क्वेश्चन वगैरह देखे, क्वेश्चन पेपर यस मैम। वहीं से मिले आप लोग को? जी। ओके, ठीक है। अब सीआरपीसी में आइए। देखिए, यूपी में प्रोसीजर का पेपर होता है 200 मार्क्स का। और प्रोसीजर में आपका जो सेटअप होगा पेपर का, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं? देखते ही होगे, देखना भी चाहिए मेंस के लिए, जिस भी स्टेट के हो। ठीक है, तो आप जरूर देखें कि हमारे स्टेट में पैटर्न कैसा है। लाइक अगर हम यूपी की बात करें तो आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप जजमेंट राइटिंग करिए, या तो आप प्लेंट या डब्ल्यूएस करिए। ठीक है, तो आपका माइंडसेट आप पहले ही बना लो। ये नहीं हो कि हम उस टाइम डिसाइड करेंगे कि मैं जजमेंट राइटिंग करूं या मैं प्लेन डब्ल्यूएस करूं। आई विल सजेस्ट कि आपका पहले से एक माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे क्या ज्यादा अच्छा लगता है, किसमें मैं ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा, हाँ, या कर पाऊंगी। अगर आपको लगता है कि आप प्लेन डब्ल्यूएस ज्यादा अच्छा कर सकते हो, तो आप प्लेन डब्ल्यूएस का एकदम अच्छा फॉर्मेट आपको पता हो, कम से कम 10 से 15 आप प्लेन और उसका डब्ल्यूएस। अगर आपने प्लेंट का फॉर्मेट लाइक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच हुआ, तो मैं मेरा प्लेन ड्राफ्ट करने का क्या तरीका होगा। कोई सिविल रॉन्ग है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का है, तो फिर मैं उसमें कैसे प्लेन ड्राफ्ट करूंगा। और डब्ल्यूएस का क्या होना चाहिए, तो प्लेन और डब्ल्यूएस के जो फॉर्मेट है, आपका फॉर्मेट करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, वेरिफिकेशन आपको कहां पर लगाना है, कैसे कैसे पॉइंट रखने हैं, फर्स्ट सेकेंड एब्रोमेंट्स जो आपको करनी है, .1 .2 .3, ये क्या होंगी डब्ल्यूएस। अच्छा, सबसे बड़ी गलती क्या होती है मेंस में, हमने देखा है कि जैसे यूपी में एक आपको स्पेस मिला होगा, कुछ लगभग 12 पेज, मान लो 10 पेज मिल गए आपको प्लेन और डब्ल्यूएस मिला के। वहां पर कहीं नहीं लिखा है इतने जगह में प्लेंट लिखना है, इतने में डब्ल्यूएस। जब आप मेंस लिखने लगते हो, तो आप पहले ही देख लो कि मुझे इतने पेज में मेरा प्लेंट कंप्लीट होगा, और ये लास्ट पेज होना चाहिए मेरी वेरिफिकेशन का। ठीक, एफिडेविट भी मुझे अटैच करना है, तो मुझे 4 पेज देने हैं फॉर एग्जाम्पल अपने प्लेंट के लिए। और उसके बाद 4-5 पेज, क्योंकि प्लेंट से बड़ा ही हो जाता है डब्ल्यूएस। डब्ल्यूएस का जो तरीका है, आप प्लेंट में जो प्लेंटिफ ने बातें कही हैं, आप उस प्लेंट में जो एवोमेंट्स हैं, दे आर डेफिनेटली देयर विल बी सर्टेन एवोमेंट्स व्हिच विल बी डिनाइड बाय द डिफेंडेंट। आप उनकी तरफ से डब्ल्यूएस भी लगाओगे, कुछ प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस आप रखोगे, तो आपका डब्ल्यूएस बड़ा ही होगा, क्योंकि आप हर पॉइंट को स्पेसिफिकली डिनाई करोगे, किसी पॉइंट को आप स्पेसिफिकली एडमिट करोगे, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस लगाओगे, रिलीफ मांगोगे, तो आपका जो होगा, तो इतना स्पेस आप लोग ध्यान रखिए कि प्लेंट के बाद मुझे इतना स्पेस डब्ल्यूएस के लिए छोड़ना। वरना क्या करते हैं लोग, 7 पेज में चलते चले गए प्लेंट, और जब लास्ट में लिखने लगे डब्ल्यूएस तो देख रहे मेरे पास तो केवल 3 पेज बचा है। तो फिर आपकी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि 20 मार्क्स अलॉट हैं प्लेंट के लिए, और 20 मार्क्स आपके जो अलॉट होंगे वो किसके लिए होंगे, आपके फॉर एग्जांपल डब्ल्यूएस के लिए। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि मुझे कैसे क्या करना है। ओके, इस पॉइंट पर ध्यान रखिएगा। और प्लेंट करना है, डब्ल्यूएस करना है, या आपको जजमेंट राइटिंग, या आपका अपना डिसीजन है कि आप किस में बेहतर करते हो। किसी की ना सुनिए, अपनी सुनिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए और पैटर्न देखिए आपको क्या पसंद आता है। तो पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, फिर आपका आएगा सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन बी, और एक होगा आपका सेक्शन सी। ठीक है, आप किसी सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन उठा सकते हो। ओके, किसी से एक क्वेश्चन उठा लिया, तो वो आप देखिएगा कि मुझे सीआरपीसी से 2 उठाने हैं, सीपीसी से 2 उठाने हैं, कि एविडेंस और सीपीसी से 2 उठाने हैं, सीआरपीसी से 1 करना है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के पैटर्न पर। अब आप जरा BR पर आइए। ठीक है, जैसे राजस्थान जैसे स्टेट में क्या करना होता है, लाइक आपका जो डेफिनेशन क्लॉज, अब आपको नहीं पता ना कि आप कल को किस स्टेट का मेंस दोगे, तो हमें थोड़ा वो भी देखना पड़ता है कि हम कैसे स्टेट में किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है ना। जैसे राजस्थान में है ना मीना, आपके यहाँ
तो आप क्या कैसे पूछ लेगा, आप क्या बेलेबल भी पूछ लेगा, है ना, कि बेलेबल ऑफेंस को 2 नंबर में बता दीजिए, या क्या करेंगे बेलेबल और नॉन बेलेबल में डिस्टिंक्शन बता दीजिए। तो राजस्थान जैसे स्टेट में आपको ये भी ध्यान रखना है बेलेबल नॉन बेलेबल, हालांकि ये थ्योरेटिकल यूपी बिहार एमपी में भी आ सकता है, 5 नोट के 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट आ गए। तो बेलेबल नॉन बेलेबल डेफिनेशन क्लॉज है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। चार्ज राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल स्टेट, ये इक्वली हर स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। बेलेबल आप लोग लिख रहे हो ना, लिस्ट बना रहे हो? यस मैम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट है, समझ लीजिए मेंस के लिए। बेलेबल नॉन बेलेबल में डिफरेंस शॉर्ट नोट, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में डिफरेंस सभी स्टेट्स के लिए है, ठीक है। कंप्लेंट जो आप 2D में देख रहे हैं, कंप्लेंट के साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कंप्लेंट क्या है, ओके। कंप्लेंट पर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कैसे लेता है, ठीक। क्या कोई पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट हो सकती है, और अगर कोई पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट होगी देन व्हाट विल बी द प्रोसीजर, ओके। तो आपको कैसे करना है, 2D में कंप्लेंट बताना है, वो कौन से केसेस होते हैं जब पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट बन जाती है। तो आपको पता ही है ना, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है कॉग्निजेबल समझ के, बट रिपोर्ट जो होती है नॉन कॉग्निजेबल की, तो वो कंप्लेंट हो जाता है। वो उसके साथ प्रोसीजर क्या है, तो 190A में कॉग्निजेंस लेगा, तो इधर आप 2D एक्सप्लेन करोगे, 190 में कॉग्निजेंस दिलाओगे। आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस सेक्शन 200 सीआरपीसी में एग्जामिनेशन होगा, तो 200 से लेके 203 ओके का पूरा प्रोसीजर। अब आप अगर देखोगे कि 203 का केस नहीं है, मींस डिसमिस नहीं करना है, देयर इज अ सब्सटेंस, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है यस देयर इज अ सब्सटेंस इन द केस, देन डेफिनेटली मैजिस्ट्रेट विल इशू द प्रोसेस अंडर सेक्शन 204 इशू प्रोसेस। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप इशू प्रोसेस तक आपको जाना ही जाना है, ओके। तो ये आपकी कंप्लेंट प्रोसीडिंग का एक केस ये आ जाता है। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, मींस के लिए ये शॉर्ट नोट में आ जाते हैं, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। राजस्थान में तो ऑफेंस भी पूछ लेगा कि ऑफेंस को डिफाइन करिए, विक्टिम को डिफाइन करिए, बाकी यूपी वगैरह में ये नहीं है, वहां पर पूछा जाएगा। इसके बाद आप सीधे आ जाइए सेक्शन 41 पर आ जाइए। इधर के क्वेश्चन, इधर के जो एरियाज हैं वो आप छोड़ सकते हो, मेंस के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं। सेक्शन 41 पर आ जाइए, चाहे तो सेक्शन 26 थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, 26 एंड 27। 41 पर आ जाइए, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, इस पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है। सेक्शन 41 पर वो सर्कमस्टांसेस आपसे पूछ लिए जाएंगे जहां पर पुलिस अरेस्ट कर सकता है इवन विदाउट वारंट, तो वो सेक्शन 41 से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा। देन दूसरा क्वेश्चन आपका सेक्शन 41, सेक्शन 42, 43, 44 एंड 45, ये चारों के चारों सेक्शन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। लाइक एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स में या 15 मार्क्स में, एक्सप्लेन दोज सर्कमस्टांसेस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट इवन विदाउट द वारंट, और उसी में टेल टाइप क्वेश्चन लगा देगा कि एक्सप्लेन दो सर्कमस्टांसेस इन विच इवन अ प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट विदाउट द वारंट, ओके। तो प्राइवेट पर्सन के पास क्या ही वारंट, मतलब वो सर्कमस्टांसेस बताइए जहां पर प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है, तो ऐसे एक टेल टाइप क्वेश्चन लगा देगा। तो 41, 42, 43, 44, ओके, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 46 पर आइए, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट आर द गाइडलाइन फॉर द पुलिस ऑफिसर एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, क्या कोई गाइडलाइन है पुलिस के लिए कि पुलिस कैसे अरेस्ट करेगी। देन 46, और इस पर केस लॉ याद रखिएगा, जोगेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये दो केसेस आपको याद ही करने हैं, ओके। जोगेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये दोनों, डी के बासु का केस एकदम रट लीजिएगा। इसमें जो गाइडलाइन बताई है, एक्चुअली जो गाइडलाइन डी के बासु में दी गई थी वो अब हमारे पास है स्टैट्यूटरी फॉर्म में, उसके बाद सीआरपीसी में अमेंडमेंट किया गया और नाउ वी हैव, ठीक है, दैट गाइडलाइन। तो ये आपको याद रखना है। सेक्शन 47 भी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, सर्च सर्च, ठीक है। सेक्शन 50, सेक्शन 50 कहीं कोई क्वेश्चन मिलाकर पूछ लिया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। ग्राउंड्स, सेक्शन आर्टिकल 22 है ना आपका, जो ग्राउंड्स बताता है प्रिवेंटिव और नॉर्मल डिटेंशन की सिचुएशन में, तो वो भी आपसे कहीं पूछा जा सकता है आर्टिकल 22 के साथ सेक्शन 50 मिलाकर, ठीक है। सेक्शन 51 भी कहीं आ सकता है, तो इसको भी ध्यान रखना है।
बाकी जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। देन सेक्शन 56 एंड 57 के साथ में, सेक्शन 56 एंड 57 के साथ में यहां पर ये प्रोविजन और आर्टिकल 22 की जो सेफ गार्ड्स दिए गए हैं वो, कि आप 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। ये क्वेश्चन मेंस में कहीं आपको किसी फॉर्म में मिल सकता है, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। और जो आप सेक्शन 57 आप देख रहे हो, इसको हमें पढ़ना है किसके साथ? सेक्शन 167 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दैट इज, कौन बताएगा 167 क्या है? 167 रिमांड। रिमांड, यस, आइदर द पुलिस और द जुडिशियल रिमांड। ओके, तो वो 167 के साथ आपका वो क्वेश्चन यहाँ पर मिल सकता है। देन आफ्टर ये सम्मन और वारंट, ये तो बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाए, मिल भी सकता है कहीं आपको, यूपी बिहार में तो आ ही सकता है। तो प्रोसेस पूछ सकते हैं कि किसी की अपीयरेंस की प्रोसेसेस क्या होंगी। तो जो प्रोसेस हैं वो पहले सम्मन है, देन वारंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, सम्मन, देन वारंट, और थर्ड स्टेज क्या होती है? प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना, एक सीरीज में मेंस के लिए थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन आपका इस पर बन सकता है। देन आइए आप 82 पर, इसके बाद ही है सम्मन, वारंट, 82 आ जाइए, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। यहां से जरूर क्वेश्चन कैसे अलग से भी मिल सकता है, अटैचमेंट का प्रोसीजर क्या है, ओके, कब कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है, ये ठीक है। 87 बेसिकली पीटी और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मीन्स के लिए आप इसको छोड़ भी सकते हो। देन आप आ जाइए सेक्शन 106 पर आ जाइए। 106 से लेकर 106 से लेकर आप आ जाइए 110 तक, 110 ये सारे पढ़ लीजिएगा। ये मेंस में आ जाते हैं, 5 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, 10 नंबर में आ सकता है, तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। 106 से लेकर 1010 ये जो सिक्योरिटीज भराई जाती हैं, तो इनको याद रखिएगा। कई बार 106 से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ओके, तो आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, कौन सिक्योरिटी ले सकता है, कितने टाइम लिमिटेशन पीरियड क्या है। तो आप मेंस के लिए प्लीज, ये पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं और मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया। देन आफ्टर आइए मेंटेनेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन। मेंटेनेंस पे बहुत अच्छे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो आपका आंसर और उससे कैसे अलग होगा? आपका आंसर अलग होता है जब आपको पता है आपके मैं 15 से 20 क्वेश्चन अगर मैं बनवा रही हूँ, देन इट्स योर ड्यूटी कि आप अपने आंसर को, जब आपको पूरी सीआरपीसी अब नहीं पढ़ना, आपके मेंस यहीं से आएगा, तो आप उस पर अच्छे से अच्छा आंसर तैयार करके लिख कर रखिए। ये नहीं कि जब पीटी, क्योंकि पीटी निकलने के बाद मेंस की प्रिपरेशन हमेशा पहले होती है। आपको इतना डीप पढ़िए कि जब पीटी आएगा ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 20 डेज में मिल जाएंगे ना, तो आपका पीटी निकल जाएगा। मेंस में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पीटी निकलने के बाद जब मेंस आएगा ना आपका, 1 महीना 20 दिन 25 दिन, उस समय टेंशन के अलावा कुछ नहीं होगा। वो स्टेज होती है कि मेरे पास सब कुछ बना हुआ रखा है, अब जस्ट आई हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग, ओके। तो आपको बस उस पर अपना कमांड रखना है। तो 125 मेंटेनेंस पर क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब ऑल्टरनेट ईयर में आ जाता है, जहां भी जाओगे मेंटेनेंस पर क्वेश्चन बढ़िया मिलता है। अब एक तो होगा कुछ स्टूडेंट केवल बैराक, ओके, वाइफ को मिलेगा, पेरेंट्स को मिलेगा, लेजिटिमेट को मिलेगा, और बैराक के क्लॉजेस उन्होंने रटे और लिख दिया, नहीं, आपकी अप्रोच और उसे अलग होना चाहिए। आपका 125 इज अ सेक्युलर प्रोविजन। क्यों, किस रैशनेल पर कहा कि सेक्युलर प्रोविजन है? सरला मुद्दल का केस हो गया आपका, और कौन बताएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस कौन सा है इसमें? एनीवन? बहुत फेमस केस है, बानो बानो का जजमेंट हो गया, यस, वेरी गुड। वाइफ को इंटरप्रेट, वाइफ की जो एक्सप्लेनेशन में जो किया गया है, इसके बाद 2 केसेस हुए हैं, वो भी मैंने फाउंडेशन कोर्स में बताए थे 125 पर। यस मीना, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई नहीं, आप केस के नाम लिख लीजिए। मीना आप बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। केस का नाम लिखिए, सविताबेन सोमाभाई भाटिया, सविताबेन सोमाभाई भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स, ओके, वर्सेस, लिख लिया, सविताबेन सोमाभाई भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स, 2005 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या कहा कि वाइफ शुड बी अ लॉफुली लीगली वेडेड वाइफ, ओके, लीगली वेडेड वाइफ लॉफुल होना चाहिए, तभी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि 125 का हमेशा देखिए, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट बिहाइंड दैट पर्टिकुलर प्रोविजन। अगर आपने मेंस में प्रोविजन, ये
कोई ना सोचे कि मैं 125 एज इट इज रट लूं और कॉपी में लिखाऊं, ये पॉसिबल भी नहीं है और इससे आपकी बहुत मैच्योरिटी भी नहीं झलकेगी। ओके, तो यू शुड नो the rationale or the ultimate object behind that particular provision. So what is the rationale 125? The person, जितने भी यहाँ पर कैटेगरी बताई हैं आप उसको चेक करिए, ये सारे वो हैं who are not capable enough to maintain himself or herself, क्योंकि there may be some financial incapacity, there may be physical or mental incapacity, so they are not capable enough to maintain their interest. So हमने उनके लिए एक प्रोविजन बनाया, बिकॉज लोगों के अंदर मोरालिटी खत्म होती जा रही है ना, ये प्रोविजन बनाने की जरूरत थोड़ी है। हमें अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए क्या हमें किसी कानून की जरूरत है? मोरालिटी के अकॉर्डिंग तो कानून की जरूरत ही नहीं है। अगर मुझसे मेरा पड़ोसी भी बोल दे कि आपके पेरेंट्स के ये हाल है, तो मुझे लगता है आपको एक शर्म आनी चाहिए कि बताओ, मुझे पड़ोसी बता रहा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे अपने पेरेंट्स को मेंटेन करना है। तो अगर कानून को बताना पड़ रहा है, आप समझिए कि लोगों के अंदर मोरालिटी कितनी कम है। ओके, सो कानून का मतलब ये है कि जो लोग अपनी मॉरल ड्यूटी को नहीं निभाएंगे, देन देयर इज लॉ, और जो भी इनकैपेबल है खुद को मेंटेन करने के, तो वो 125 उसके लिए दे रहा है। ठीक है, कि आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो। तो लॉफुली वेडेड वाइफ का ऑब्जेक्ट गड़बड़ हो जाता अगर, अब क्या होता है, कई लोग चीटिंग कर लेते हैं, हस्बैंड ने अपनी पहली शादी के बारे में बताया ही नहीं और दूसरी शादी कर ली, तो ये सेकंड मैरिज तो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग किसमें आ गई? बाइगेमस मैरिज में आ गया, और फिर तो ये लॉफुली वेडेड वाइफ है नहीं। और अगर ये लॉफुली वेडेड वाइफ नहीं है, तो क्या इसको 125 में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा? इसके अकॉर्डिंग तो नहीं मिलना चाहिए था। इसीलिए केस आया बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह गोडसे एंड अनदर, बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह गोडसे एंड अनदर, 2013 सुप्रीम कोर्ट। ओके, बहुत अच्छा जजमेंट आया इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई, वॉइड मैरिज में भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है वाइफ, प्रोवाइडेड दैट वो ये प्रूव करे कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ एक तरीके की चीटिंग या फ्रॉड की गई है। ओके, तो 125 ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप आंसर लिखिए। तो आपका आंसर क्रुएलिटी वगैरह है, तो उसमें ललिता कुमारी का केस लिखिए, अच्छे अच्छे जजमेंट है, आप ढूंढिए और ज्यादा ढूंढिए। अगर आप लोग फाउंडेशन कोर्स में हो तो आपको पता ही है केस लॉ, जिन लोगों ने नहीं पाए तो आप अपने आप से देखिए उसको और अच्छे से अच्छा आंसर बनाइए। तो 125 से लेकर 127 क्या 128 तक आपका तैयार होना चाहिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरा प्रोसीजर तक। ठीक है, 129 130 भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 129 130 ये भी अच्छे प्रोविजन है पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए, और आजकल आप देख रहे हैं इन प्रोविजंस का बहुत इस्तेमाल होकर रही है पुलिस। ठीक है, तो 133 भी इंपॉर्टेंट है, 144 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, 144 अर्जेंट केसेस में, एंड 145। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आ सकता है ये प्रोविजन 144 145। देन आपका आइए एफआईआर पर, चैप्टर 12 पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एफआईआर क्या होती है? एफआईआर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। पहले तो एफआईआर है क्या, एफआईआर लॉन्च करने का प्रोसीजर क्या है, 154 में बताया है। किसी महिला के साथ कोई ऑफेंस हुआ है तो उसका प्रोसीजर क्या है। ओके, तो अगर कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता है, देन व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल, तो ये मींस में चैप्टर 12 एकदम आपको रट लेना है। तो 154 से क्या एफआईआर दर्ज करना जरूरी है? सो यस, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2013 सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ललिता कुमारी की गाइडलाइन एकदम रट लीजिएगा, एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो 154 हो गया। देन नॉन कॉग्निजेबल में क्या प्रोसीजर है, नॉन कॉग्निजेबल है क्या, एनसीआर और एफआईआर में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। ओके, क्या प्रोसीजर है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड कि एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन और एनसीआर की इन्वेस्टिगेशन, कॉग्निजेबल में क्योंकि पर्सनल पावर है तो, और नॉन कॉग्निजेबल में क्योंकि आपको वारंट लेना पड़ता है। अगर नॉन कॉग्निजेबल में विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट अगर किसी ने इन्वेस्टिगेशन किया, देन क्या होगी, तो वो पर से वॉइड होती है। ओके, वो इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आप ऑथराइज नहीं है उसके लिए। ठीक, इसको देख लीजिएगा, ये दोनों प्रोसीजर आपको पता हो। और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप पढ़ लीजिए, क्रॉस एफआईआर क्या होती है। ओके, क्रॉस एफआईआर क्या होती है, ये जीरो एफआईआर क्या होती है। ठीक है, ये चीज आपको पता हो। देन अक्रेंस रिपोर्ट क्या होता है, 157 में है अक्रेंस रिपोर्ट, ये आप तैयार करिए 157 अक्रेंस रिपोर्ट। ठीक है, चलिए ये हो गया। क्या बोलेंगे इसको? हाँ,
हिंदी में क्या बोलेंगे? Yes, ma'am. अक्रेंस रिपोर्ट हिंदी में क्या बोलते हैं ये तो नहीं पता मीना मुझे। अक्रेंस रिपोर्ट को मैं तो अक्रेंस रिपोर्ट ही हिंदी में नहीं पता मुझे इसका लीगल टर्मिनोलॉजी क्या। आप अक्रेंस रिपोर्ट ही लिख लो, मेंस में तो लिख के ही आता है ना, अक्रेंस के साथ साथ लिखा ही होगा, Okay, ma'am. Okay. है ना, आप चेक कर लीजिएगा। बाकी इंटरव्यू में पूछेंगे तो अक्रेंस ही पूछेंगे। तो ये मेंस के लिए अच्छा क्वेश्चन है। 157 पता है क्या होता है आप लोग को? आधो को नहीं पता होगा, पता है? Ma'am, वो जो अन्वेषण करता है उसकी पूरी जो रिपोर्ट बनाता है वो। अन्वेषण करता है उसकी रिपोर्ट बनाता है तो पुलिस रिपोर्ट हो गई ना। व्हाट इज द Ma'am, डिफरेंस particular बिटवीन नाम नहीं पुलिस? पता, हिंदी में पता लग जाए तो फिर बता दें। अच्छा ठीक है, क्या क्या कह रही हो, समझ नहीं आई तुम्हारी बात मुझे। मैम हिंदी में पता लगे तो फिर बता सकते हैं, हिंदी में अकरेंस को क्या तो ये बोलते 157 है, चलो मैं सेक्शन बताती हूँ। 157 अदिति आपको पता है? Ma'am, occurrence report matlab is a report which is sent to magistrate for the officer of police suspects or information that a cognizable offense has been committed in his jurisdiction to invest the case. ओके, तो ये इन्वेस्टिगेशन से पहले की रिपोर्ट होती है या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के बाद की होती है? पहले। हाँ पहले, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बाद मतलब आपको जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली और क्या उसने पुलिस ऑफिसर ने उस इंफॉर्मेशन के बाद क्या डिसाइड किया, क्या उस मैटर में इतना सब्सटेंस है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या वो नहीं कर रहे हैं, जो भी है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी ही रिपोर्ट एक एंडोर्समेंट के साथ में मैजिस्ट्रेट को दी जाती है कि क्या ये पुलिस ऑफिसर इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, इसी से कनेक्टेड आपका 159। चलो खैर, Ma'am, एक क्वेश्चन आया था जैसे कि मेड डिले इन फॉरवर्डिंग फर्स्ट एफआईआर टू मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157 CRPC by itself is not a ground to acquit the accused. Describe it. इसमें क्या occurrence report का भी डिस्क्रिप्शन देना होगा? यस, occurrence रिपोर्ट ही पूछ रहे हैं वो, मतलब occurrence report ही पूछा ना इन्होंने, क्वेश्चन पूरा घुमा। यस 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 वही पूछ रहे हैं। यस कि 150, यस बिल्कुल, क्योंकि ये देना होता है तभी तो, ताकि सो दैट मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्म रहे कि क्या कौन कौन सा प्रूफ, मतलब कौन कौन से केसेस हैं जिसमें पुलिस क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है या नहीं। क्योंकि अगर उसमें सब्सटेंस लगता है ना, और अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की होती है, ठीक है, तो पुलिस उसमें वो मैजिस्ट्रेट उसमें ऑर्डर कर सकता है ना, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एंड ऑल आगे, ठीक है। तो ये हो गया। 161 भी इंपॉर्टेंट है मीन्स के लिए। 162 इंपॉर्टेंट होता है एविडेंस के साथ, मैंने पढ़ाया है आप लोग को, ठीक है। 162 27 के साथ आप पढ़िएगा, 32 डाइंग डिक्लेरेशन के साथ और डिस्कवरी स्टेटमेंट के साथ 162 कनेक्ट करके क्वेश्चन आ सकता है। देन 164 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेंस, ठीक है। 164 कन्फेशन रिकॉर्ड करना और अदर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, तो ये एविडेंस के साथ कनेक्ट करके आप आंसर लिख के आइएगा 164 का। देन आपको क्या करना है, आप आ जाइए पुलिस रिपोर्ट क्या होती है। 167 तो है ही है, 167 मोस्ट इंपॉर्टेंट। पुलिस रिमांड, जुडिशियल रिमांड क्या है, मैक्सिमम कितने टाइम के लिए हो सकती है, व्हाट इज द प्रोसीजर, तो ये आपको 167 याद रखिएगा। और इनमें बहुत अच्छे अच्छे केस लॉज भी हैं। ओके 167 ओके, इसमें आपका डिफॉल्ट बेल भी आ जाएगा, मैक्सिमम कितने टाइम के लिए रखा जा सकता है, डिफॉल्ट बेल क्या है। तो जो 90 डेज और 60 डेज का प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है, अगर इनमें आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाती है तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट 90 और ऑन द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज जो अक्यूज्ड है उसको एक्यूट करना पड़ता है। तो ये वो ऑफेंस हैं जो नॉन अवेलेबल होते हैं, बट ड्यू टू द डिफॉल्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, क्योंकि प्रोसिक्यूशन अपना काम नहीं कर पाया है ना भाई, इन्होंने चार्जशीट ही नहीं लगाई तो आगे काम क्या होगा। पुलिस जो डिपार्टमेंट है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उनके डिफॉल्ट की वजह से अब ये नॉन बेलेबल ऑफेंस में कन्वर्ट हो गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। ओके 167 पर अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, इसमें बहुत अच्छे अर्धीधरन दास का मैटर है, दिनेश डालमिया का केस है, ओके, और संजय दत्त का केस है। तो 2-3 केस लॉज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो आपके आंसर में जरूर होने चाहिए, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। अच्छा एक चीज मैं और आपको बताऊं, आपकी सबसे बड़ी गलती मेंस में कुछ स्टूडेंट करते हैं कि वो ये नहीं देखते हैं कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। जैसे आपका पुलिस एफआईआर तैयार है, तो आप ये देखिए एफआईआर पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, क्योंकि अगर क्वेश्चन 10 नंबर का है तो आप चाहे उसमें 10 पेज भी लिखाइए, लेकिन 8 नंबर से ज्यादा तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक, कोई क्वेश्चन 20 नंबर का है
तो आपको 15-18 नंबर तक मिल सकता है अगर आपने अच्छा कंटेंट लिखा है। कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आप 4 पेज भी लिख दोगे तो भी 1 ही 1.5 नंबर मिलेगा आपको। इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा कि आंसर जो आपका है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो। जो कीवर्ड्स, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए, उसको तोड़िए, उसमें देखिए टीचर क्या पूछना चाहता है, क्योंकि हर क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है आपको मार्क्स उसी के अकॉर्डिंग मिलने हैं। तो वो जो रिक्वायर्ड पोर्शन है वो आपने जरूर लिखा। ये नहीं कि हमने एफआईआर पढ़ा है और हम शुरू हो गए एफआईआर पे लिखने, ऐसा नहीं है। आपको देखना है फॉर्मेट क्या है, कितने मार्क्स का है, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका फॉर्मेट आंसर का होना चाहिए। कुछ समय लीजिए, कुछ सेकंड लीजिए, अपने क्वेश्चन को पढ़िए, उस पर पेंसिल से कहीं अपने दिमाग में या कहीं रफ नोट पे अपने फॉर्मेट बना लीजिए और फिर अपना आंसर लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है। देन आप पुलिस रिपोर्ट बहुत जरूरी है। पुलिस रिपोर्ट 173, केस डायरी 172, ये मेंस के लिए है। केस डायरी क्या है, एविडेंशियरी वैल्यू क्या है केस डायरी की, और पर्पसेस क्या है केस डायरी का, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, तो केस डायरी पर अच्छा आंसर बना लीजिएगा। देन पुलिस रिपोर्ट जरूरी है। अच्छा, एफआईआर पढ़ते टाइम एक क्वेश्चन आपको और हो एविडेंस के साथ ही कनेक्ट करके कि एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू आपको पता, एफआईआर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है वो पता हो। पुलिस रिपोर्ट हो गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन 173 के क्लॉज 8 से रिलेटेड करके इसको पढ़ना है आपको। चलिए, इंक्वेस्ट रिपोर्ट 174 मेंस के लिए अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ से। इंक्वेस्ट रिपोर्ट से, इसी को पंचनामा भी कहते हैं। 174 से लेकर 176 तक अच्छा आंसर बन जाएगा आपका। इंक्वेस्ट क्या है, प्रोसीजर क्या है, कस्टोडियल डेथ हो जाए तो 176 लगेगा, कस्टडी में रेप हो जाए 176 लगेगा ये। देन आइए सीआरपीसी में ये जो चैप्टर 13 है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ क्रिमिनल ट्रायल, यहाँ से भी क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं, आते हैं, है ना। एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी आपको 177 से लेकर आपके जो दिए गए हैं पूरा 188 तक, 187 तक तो है ही है, और इसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका 177 हो गया, 177, 178 हो गया, ठीक है, 180, 181। तो इनके इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, 1-2 क्वेश्चन, तो प्लीज इसको भी देखना है आपको मीन्स के लिए। देन कॉग्निजेंस पूछ सकता है, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निजेंस, व्हाट इज द what do you mean by the cognizance, okay, what are the elements or content examined by the magistrate at the time of taking the cognizance, explain it, एक theoretical, but इसमें आपका judicial aptitude देखना चाहिए। तो cognizance क्या है, ठीक है, 190 में कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिन पर cognizance लिया जा सकता है। देन आपको पता हो what is the difference between committal and making over, कमिटल एंड मेकिंग ओवर, कमिटल 209 में होता है, मेक ओवर 193 में होता है, ठीक है, कमिटल एंड मेक ओवर, ओके। देन वो सिचुएशन बताइए जहां पर जनरली, देखिए कोर्ट ऑफ सेशन कैन नॉट टेक द कॉग्निजेंस, इट इज द जनरल रूल। एक्सप्लेन दो सर्कमस्टांसेस इन विच, कमिटल और मेकिंग ओवर एक बार फिर से बता दीजिए। कमिटल 209 में है, ओके, ये कोर्ट ऑफ सेशन को किया जाता है, एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, एंड मेकिंग ओवर 192 में है। तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ना नहीं है। देन एक क्वेश्चन आ सकता है कि जनरली व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉग्निजेंस एंड एक्सप्लेन इट, जनरली द कोर्ट ऑफ सेशन कैन नॉट टेक द कॉग्निजेंस, एक्सप्लेन दो सर्कमस्टांसेस इन विच अ कोर्ट ऑफ सेशन में टेक द कॉग्निजेंस। साधारणतया जो सत्र न्यायालय है वो संज्ञान नहीं लेगा, लेकिन उन परिस्थितियों को बताइए जहां पर सत्र न्यायालय भी संज्ञान ले सकता है, ओके। तो ये आपको पता हो कौन कौन सी वो सर्कमस्टांसेस हैं, लाइक 199 वाला मैं सेकंड क्लोज उसका 199 का क्लॉज 2, और एक और है कहीं एडिशनल प्रोसिक्यूशन के समय 319, ओके, एडिशनल प्रोसिक्यूशन के समय वहां पर भी मैजिस्ट्रेट सीधे कोर्ट ऑफ सेशन सीधे कॉग्निजेंस ले सकता है, तो ये ध्यान रखना है आपको 193। देन आप आ जाइए, क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, लाइक एमपी, राजस्थान, इन स्टेट्स में यहाँ से भी आ सकता है, लाइक आपका 195 ये छोटा क्वेश्चन मिल सकता है आपको, तो ये 195, 196, ये 7 वाला 198, ठीक है। 200 मैंने आपको बताया बिल्कुल मेंस के लिए। देखिए सीआरपीसी में आपके मेंस के टॉपिक्स ज्यादा हैं अदर सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन, हमने एविडेंस में देखा था मोटे मोटे कुछ सेक्शन निकल के आए थे, लेकिन सीआरपीसी में ज्यादा है। 200 वाला भी आता है कंप्लेंट के साथ मिलाकर। देन आप आ जाइए
ये सब छोड़ दीजिए, कमिटल हो गया तो। हाँ, उसके बाद आएगा क्वेश्चन चार्ज से। चार्ज से क्या समझते हैं? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड चार्ज? रैशनल क्या है चार्ज फ्रेमिंग का? चार्ज फ्रेमिंग के समय क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं? अगर चार्ज में कोई एरर हो जाता है तो क्या अमेंडमेंट पॉसिबल है? तो चार्ज से रिलेटेड एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया मेरा, सब कुछ बातें मैंने उसमें देख लिया। 211 कंटेंट क्या होंगे चार्ज के, अगर कोई एरर है देन 215, ठीक है 215, और 215 के साथ ही मिला के मुझे पढ़ना है 464 के साथ, ठीक है, इरेगुलरिटी मटेरियली जो अफेक्ट करती हो केस को, ठीक। एक तो क्वेश्चन मेरा ये बन के तैयार हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए कहां से आता है। दूसरा क्वेश्चन 215 से जो इलस्ट्रेशंस हैं वहां से मेंस में क्वेश्चन आता है। एज इट इज इलस्ट्रेशन आपको मेंस में मिल जाएगी 215 की, 213 की एज इट इज इलस्ट्रेशन आपको मेंस में मिलेगी। 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। एक्सप्लेन करिए कि क्या चार्ज में ऑल्टरेशन हो सकता है, तो 216 से आपको क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद का प्रोसीजर बताइए। उसके बाद 219 से मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, 220 से आएगा, 219 एंड 20, 221 एंड 222। तो चार्ज प्लीज अच्छे से पढ़ना है, इलस्ट्रेशंस पर ज्यादा ध्यान देना है। 221 एंड 222 भी, 223 भी जहां पर ज्वाइंट हो सकता है, ठीक है। अब ये विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये रिमेनिंग चार्जेस, ये तो बेसिकली पीटीएन इंटरव्यू के क्वेश्चन है। देन आफ्टर मेंस के टाइम देखिए जितने भी ट्रायल हैं आपको एक आइडिया जरूर होना चाहिए कि ट्रायल की बेसिक स्टेप्स क्या हैं। देखिए उसमें भी ट्रायल तो जैसे आपका कोर्ट ऑफ सेशन एक तैयार कर लीजिए, ऐसे तो आपको सारे ट्रायल पता हो, लेकिन मान लो टाइम कम है मेरे पास, तो क्या है जो पता ही होना चाहिए। लाइक सेशन ट्रायल आपको जरूर पता होना चाहिए 225 से टू कहां तक है 37 तक, ओके 237 तक, ठीक है। तो ये आपको जरूर पता हो सेशन ट्रायल। उसके बाद आपको समरी ट्रायल जरूर पता हो, ये आपको छोड़ना नहीं है। हालांकि ट्रायल आपको सारे पता हो, लेकिन सेशन और समरी ट्रायल तो पता ही हो, इनके बिना मेंस में जाना नहीं। ये क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, बहुत चांस होते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा। तो समरी ट्रायल 260 से लेकर आपको पूरा 265 तक पता हो, ठीक है। बहुत सिंपल सा है समरी ट्रायल, ठीक है। और कोई भी आंसर, बार बार कह रही हूँ, बेराक नहीं रटना है। अच्छी किताबों को पढ़िए, उनसे अच्छा आंसर बनाइए, थोड़ा फिलोसफिकल लिखिए, तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो सेक्शन नंबर पता हो तो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जो प्रोविजन लिख रहे हो उसको अपनी बात को जस्टिफाई करिए सेक्शन नंबर से। इसके बाद प्ली बार्गेनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेंस, प्ली बार्गेनिंग 265 ए से लेकर आपको सारे प्रोविजन एकदम रटे हो 265 एल तक। प्ली बार्गेनिंग किन केसेस में होगा, प्ली बार्गेनिंग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मलिमत कमेटी था, ये आपको पता हो, ओके। प्ली बार्गेनिंग किन केसेस में होगा, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में नहीं होगा, कौन कर सकता है, कौन मैजिस्ट्रेट, वो आपको पूरा डिटेल में हो। प्ली बार्गेनिंग हो गया। इसके बाद आप ये सब छोड़ दीजिए। सेक्शन 300 है, उसके इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा, मेंस में कई बार आ जाते हैं। सेक्शन 300 के एक दो इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा। देन 304, 5, 6 ये सब इंटरव्यू और पीटी के क्वेश्चन, इसको आप छोड़ सकते हो। 311 एंड 313 छोड़ दीजिए, पीटी एंड इंटरव्यू है, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। देन आइए कंपाउंडिंग, एडिशनल प्रोसिक्यूशन एंड कंपाउंडिंग 319 एंड 320, ये आपको पता होने चाहिए, कंपाउंडेबल ऑफेंस, ओके हो गया आपका। देन आफ्टर आप आइए, सारे पीटी एंड इंटरव्यू के प्रोविजन है। इरेगुलरिटीज जरूर देखनी है, इरेगुलरिटीज राजस्थान जैसे स्टेट में तो 406, 407 भी इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर, वहां तो ये भी पूछ लेगा 406, 407, 408, 409, 10, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए यूपी बिहार जैसे स्टेट में एक क्वेश्चन आपको बेल से मिल सकता है, ठीक है। अब एंटीसिपेटरी बेल क्या है, ठीक है, ठीक है, बेलेबल 436, 437, 436A बहुत जरूरी है ये सब। एंटीसिपेटरी बेल 438, इन पर एक बढ़िया आंसर हो, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, आपकी बेल से आ सकता है, तो एक अच्छा आंसर करिए, केस लॉस के साथ करिए। एंटीसिपेटरी बेल यूपी में अभी स्टार्ट हो गया, तो ये आएगा ही नेक्स्ट ईयर, जब भी आएगा वैकेंसी, एंटीसिपेटरी बेल आपका रखा है, ठीक है। किन केसेस में अपील वाला प्रोविजन
हाँ अपील भी है, आ रहा है, अपील भी है। तो ये आपका हो गया। बेल कब सस्पेंड हो सकता है, तो 437 के साथ 439। बॉन्ड वगैरह, बॉन्ड क्या होते हैं, राजस्थान में बॉन्ड भी पता हो, बॉन्ड फॉरफीचर ऑफ बॉन्ड ये भी पता हो आपको। 460 irregularities which may vitiate or which may not vitiate the proceeding, 460 और 461 पता हो। 464 आप उसके साथ पढ़ोगे, ठीक है, इसके साथ पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा हाँ, अपील रह गया था ना बीच में। 366 एंड 368 है तो ये पीटी और इंटरव्यू के प्रोविजन, बट यूपी बिहार में तो नहीं पूछना चाहिए इनको, एमपी में पूछ लेंगे। एमपी का तो सिलेबस जो पीटी है वही मेंस है, तो वो सॉरी राजस्थान का जो पीटी है वही मेंस है उनका, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। यूपी बिहार के लिए आप इसको स्किप कर सकते हो। अपील पर आइए, ठीक है। अपील में तो पहला 375 एंड 376 डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है अपील पर, कि किन केसेस में अपील नहीं होगी, ठीक है, अपील नहीं होगी। बाकी एक हल्का आइडिया अपील के बारे में रखिएगा, हल्का सा आइडिया, क्योंकि ये राजस्थान और एमपी के लिए तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अपील। यूपी में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अपील से तो नहीं बनते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ये हो गया आपका। नेक्स्ट आइए आप, इरेगुलरिटीज हो गया। इसके बाद आइए बार पर आइए आप। 468 इसका लिमिटेशन पीरियड, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। 468, 469, 472, 473, ठीक है, लिमिटेशन पीरियड है निकलने के बाद। तो इनहेरेंट पावर 482, इनहेरेंट पावर, ठीक है। इनहेरेंट पावर पे तो वैसे भी आपका अच्छा क्वेश्चन होना ही चाहिए, तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से आ सकता है। बात समझ आई आप लोग को? अब आपको सीआरपीसी इतना करने के बाद क्या चीजें, अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ प्रीवियस ईयर के, ठीक है। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने हैं सीआरपीसी। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। Where the offense has been committed in the train during journey between Kolkata and Prayagraj, ठीक है। What will be the venue of trial in the following? 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये यूपी जुडिशरी का है और ये क्वेश्चन आया है आई थिंक 2018, ठीक है, यूपी पीसीएसजे। ये कहाँ से है, अभी जो आपने 177 से लेकर 180, यस यहाँ से क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट वहीं की इलस्ट्रेशन से, ठीक है। मैम इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे कैसे, वेयर द ऑफेंस हैज बीन, बता रही हूँ मैं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को करना कैसे रहता है। एक मिनट, हेलो, हाँ गुड इवनिंग मोहित, मैं क्लास ले रही हूँ, आप मुझे आधे घंटे बाद कॉल करो। ओके ओके ओके। तो हाँ देखिए, जो भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, अब फर्स्ट आपकी ड्यूटी क्या है, आप आइडेंटिफाई करिए कि ये प्रॉब्लम किस सेक्शन पर बेस्ड है। कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, चाहे एविडेंस की हो, चाहे सीआरपीसी की है, चाहे आईपीसी की। तो पहले आप आइडेंटिफाई करिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है, केवल एक तरफ, यूपी में केवल एक ही पेज मिलेगा आपके लिए, और अदर स्टेट में भी, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मोर देन 1 पेज से ज्यादा आपको कुछ है ही नहीं, लिखोगे क्या? अगर आप इसमें ज्यादा लिखोगे तो आप अपने दूसरे क्वेश्चन का टाइम खींच रहे हो, फिर वो 20 नंबर का क्वेश्चन आप कम ही लिख पाओगे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखिए आप कि ये आइडेंटिफाई करिए किस सेक्शन पर है, ठीक है। आपने उस सेक्शन की बैराक लैंग्वेज आपको पता हो, ठीक। अब ये ड्यूरिंग द जर्नी बिटवीन कोलकाता एंड प्रयागराज, आपने आइडेंटिफाई किया कि मेरी प्रॉब्लम किस सेक्शन पर बेस्ड है, वो निकाला, उस पर लीगल जो की पॉइंट्स हैं, लॉ के पॉइंट्स हैं, वो लिखा। देन आपने वो लॉ पॉइंट्स को इस प्रॉब्लम के साथ लगाया, और आपका लास्ट कंक्लूजन क्या निकलता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन मेंशन्ड अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, द वेन्यू मे बी एनी प्लेस बिटवीन द कोलकाता एंड प्रयागराज, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, मींस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, कोलकाता से आपने जर्नी स्टार्ट की और प्रयागराज, मतलब इसके बीच में ही अगर कहीं निकला है तो आपका कोई भी वेन्यू हो सकता है। तो आप कैसे लिखोगे, आप उन कीवर्ड से लिखोगे जो इस प्रोविजन में लिखा गया है। देन वेयर दी, एक मिनट, और क्वेश्चन से सारे देखिए, इसमें क्या आया, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए 2018 के, मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर शेयर कर दूंगी। सारे के सारे क्वेश्चन 177 से लेकर 181 तक है। अब अगर आपने इस प्रोविजन को छोड़ दिया मेंस में, तो आपके कहाँ चले गए, आपने 20 नंबर अपने गवा दिए, क्योंकि आपको सारे ही सॉल्व करने थे, ऐसा नहीं आपके पास ऑप्शन नहीं था, और चारों के चारों क्वेश्चन वहीं से आए हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी
इस पूरे पोर्शन को पढ़िए, क्योंकि 4 क्वेश्चन नंबर में 4 है, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, तो आपके 20 मार्क्स चले जाएंगे अगर आपने एक प्रोविजन पढ़ा और दूसरा छोड़ दिया, तो आप पूरा पढ़िएगा। दूसरा क्वेश्चन आया 10 मार्क्स का, डिस्कस द मोड्स ऑफ रिकॉर्डिंग। स्वर्णलता आप लोग को मैं भी अब पेपर दूंगी, क्वेश्चन पेपर दूंगी ना मैं अभी हमारा, Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. मैं बताती हूँ कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, ठीक। तो जब हम आपको Okay. प्रॉब्लम देंगे फिर आप अपनी तरफ से सॉल्व करोगे, फिर मैं उसको रिव्यू करके बताऊंगी कि कैसा आपको क्या क्या करना चाहिए। कुछ बच्चों ने कर रखा है, जैसे मानसी ने कर रखा है, मीना ने भी किए हैं, है ना। बाकी लोग तो अभी नहीं किए मेंस के पेपर, अदिति ने भी किए हैं ना? तो फिर पता चलता है कि हम कितने करेक्ट हैं और हमें क्या और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक। अब देखिए, डिस्कस द मोड्स ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस इन द सेशन ट्रायल, हाउ डज समरी ट्रायल डिफर फ्रॉम वारंट ट्रायल, एक्सप्लेन इट, ठीक। अब इसमें क्या आ गया, इन्होंने सेशन ट्रायल का पूछ लिया कैसे रिकॉर्ड होंगे, मोड बताइए। इन्होंने समन ट्रायल पूछ लिया कैसे वारंट ट्रायल से डिफरेंट है, तो ट्रायल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ओके। इसको छोड़ के मत जाइए, देखिए एक ही में इन्होंने सब पूछ लिया मिला के, 10 मार्क का क्वेश्चन है। देन एक क्वेश्चन और है, a police officer has no definite knowledge or definite information that A is in the possession of an instrument of housebreaking. The police officer arrests A. Is A's arrest illegal even though an instrument of housebreaking may actually be found on searching after arrest? Answer with reason. ये क्वेश्चन मैं आप लोग को दूंगी पेपर में, आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, आपने कितने हद तक क्वेश्चन को समझा उसके बाद आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी में क्वेश्चन और है, बता रहे हैं आपको ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे। What irregularities committed by a court do not vitiate trial, also discuss when it vitiate। तो ये सीधे से पूछ रहे हैं आपके 460, 461, ये आपको डायरेक्ट बताना है, ठीक है। डिस्कस द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अंडर 144 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो आपका 144 भी पूछ लिया है, ठीक है। 136 भी पूछ लिया है, 136 भी पूछा है मेंस में, ये तो फिर भी और मेरे पास 2016 का है, क्या हो गया, रुको मैं क्लास के बाद बात करती हूँ दीदी से, ठीक है। देखिए मैं क्लास के बाद बात करती हूँ बेटा, ठीक है। अब देखिए 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, 2015 में आया है, 16 में आया है। व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग, ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स प्रोसीजर, whether these provisions apply in respect of all type of offenses, can victim of crime, ठीक है, make any objection against this bargaining, explain it। 20 मार्क्स का कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है। तो आपको 265 से लेकर पूरा प्रोविजन, उसका रैशनल क्या है, किन ऑफेंसेस में प्ली बार्गेनिंग होगी, 20 नंबर का सीधा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आपको 2 क्वेश्चन या एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको उठाना ही था यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है, describe briefly the procedure to be adopted by a magistrate in complaint cases। तो कंप्लेंट केसेस में मैजिस्ट्रेट का क्या प्रोसीजर होता है, तो आपको पता है 2D से आप उठाओगे, 190 में आप कॉग्निजेंस लोगे, 200 से स्टार्ट करोगे और देखोगे सब्सटेंस है या नहीं, नहीं है तो 203 में डिसमिस कर दोगे, नहीं तो 204 में इशू प्रोसेस करोगे। तो ये मैं क्वेश्चंस आप लोगों को शेयर कर दूंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेशन ट्रायल का, सिक्योरिटीज का, 106 से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि दोष सिद्धि के उपरांत कोई सत्र या न्यायिक मैजिस्ट्रेट किन परिस्थितियों में किन किन अपराधों के लिए दोषी व्यक्ति से परेशानी कायम करने के लिए प्रतिभूति ले सकता है, सिक्योरिटीज ले सकता है फॉर कीपिंग दी पीस, ओके। तो ये क्वेश्चन का है, 106 से डायरेक्ट क्वेश्चन आया 10 मार्क्स का, बात समझ आ रहा है। डिस्टिंक्शन बिटवीन समन ट्रायल और वारंट ट्रायल, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। 125 से क्वेश्चन आया है मेंटेनेंस को लेकर, तो यहीं से सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे, बात समझ रहे हैं आप लोग। तो ये जो टॉपिक्स बताए हैं इन पर आप अच्छे से अपना आंसर प्रिपेयर कर लीजिए, ओके। और जितना बेस्ट हो सकता है, और आपको मेंस के टाइम यही ध्यान रखना है, पहले आप इन टॉपिक्स पर अपने आंसर तैयार करिए, ठीक है, अपनी तरफ से। फिर मैं जो क्वेश्चन दूंगी फिर ये होगा कि हाँ मैम अब हमारी तरफ से ये आंसर तैयार है। सीआरपीसी हो गया, अब नेक्स्ट क्या बचा है, सीपीसी। आज ही करा दें क्या सीपीसी भी, नेक्स्ट में करवा लेना, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट में करवा दे। नेक्स्ट क्लास हम परसों रख लेंगे, ज्यादा दूर नहीं करेंगे, प्लीज मुझे आप रिकॉल कराइएगा, परसों ही होगी, कल तो मैं बिजी हूँ, ठीक है। और परसों
परसों आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों में से कोई भी, और परसों क्लास का टाइम यही होगा लेकिन 7 o'clock। ओके Okay. हाँ, तो आप लोग ताकि इस पर तैयार कर लीजिए। कोई कुछ पूछना हो तो बताइए। मैम ये स्टार्टिंग का वीडियो मेरा थोड़ा रह गया था, तो 125 से पहले वाला। ठीक है ठीक है ठीक है, आई विल सेंड। ओके चलिए ठीक है, इस पर आप लोग तैयार करिए अपना, फिर हम लोग परसों करते हैं सीपीसी पर। तब तक इतने क्वेश्चन ही बनाने, कितने टॉपिक हो गए होंगे? आई थिंक इसमें ज्यादा हो गए, अराउंड 20 तो हो ही गए होंगे, 15-20 है ना? चलो ठीक है, चलिए फिर करिए इसको, फिर परसों मुलाकात होती है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके थैंक यू।